Hello everyone, welcome to SSB test. This is the part second of our doubt clearance process. So you have already sent us lot of questions as a doubt. So we will all be solving those questions. So let's start this video. So in this question, it is given that a tradesmark marks his goods 30% above the cost price. एक ट्रेड्समैन अपने गुड्स को जो लिस्ट प्राइस है कॉस्ट प्राइस है उससे 30% ऊपर कर देता है. मैं सपोज कर लेता हूँ कि मेरा कॉस्ट प्राइस 100 है, तो जो ट्रेड्समैन है उसे 30% अब मेरे कॉस्ट प्राइस से बढ़ा देता है. मतलब वो 100 से 30% इंक्रीज करके अपना जो लिस्ट प्राइस रखता है वो रखता है 130. ठीक है. इफ़ ही अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 6 1/4%. अब ये इसमें क्या करता है, -6/1/4% का डिस्काउंट देता है. दैट मीन्स दैट 25/400. अगर आप इसे फ्रैक्शन में लिखोगे दैट विल बी 1/1 एंड 6 1/16. तो 130 का 1/16 रुपये का ये डिस्काउंट दे देता है. सो दैट विल बी इक्वल टू 8.125 रुपीज़ का ये डिस्काउंट दे रहा है. तो अगर ये मार्क प्राइस में 1/16 का डिस्काउंट देता है, मतलब 8.125 का डिस्काउंट देता है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? इट विल गोइंग टू बी 130 माइनस 8.125. सो इट विल गोइंग टू बी 121.875. ठीक है. अब मुझसे क्वेश्चन में पूछा है कि गेन परसेंट क्या होगा. तो गेन परसेंट मेरा क्या होता है? गेन परसेंट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपन में कॉस्ट प्राइस इंटू में 100. सेलिंग प्राइस मेरा कितना है? सेलिंग प्राइस मेरा है 1 to 1.875 और कॉस्ट प्राइस है मेरा 100. तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा? इट विल बी 21.875. कॉस्ट प्राइस मेरा ऑलरेडी 100 है इंटू में 100. तो इसमें 100 दोनों कैंसिल हो जाएगा. सो इट विल गोइंग टू बी 21.875. तो ऑप्शन के अंदर एक ऑप्शन गिवन था 21.7/8%. तो या तो ये होगा या फिर ये मैंने फ्रैक्शन में निकाल दिया है और ये मेरा मिक्स फ्रैक्शन. सो इट विल गोइंग टू बी माय आंसर. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज if a commission of 10% is given on the mark price of a book, the publisher gains 20%. तो यहाँ पे एक चीज़ नोट करने की, कमीशन इट इज़ सेम एज डिस्काउंट. ठीक है. कोई पब्लिशर है वो 10% डिस्काउंट दे देता है मार्क प्राइस के ऊपर और फिर भी वो 20% का मुनाफा कमाता है. ठीक है. तो अगर मैं मान लेता हूँ कि मेरा मार्क प्राइस वो 100 है. ठीक है. तो इसमें वो डिस्काउंट दे रहा है 10% का, मतलब 10/100 का वो डिस्काउंट दे रहा है. तो 100 मेरा क्या होता है आपको पता है. जब भी मैं मार्क प्राइस वाली चीज़ देखता हूँ तो नीचे वाला मेरा मार्क प्राइस होता है, ऊपर वाला मेरा डिस्काउंट होता है, और इन दोनों 100 में से मैं 10 माइनस कर देता हूँ तो इन दोनों को निकल के माइनस करके निकलता है दैट इज़ 90 एंड इट इज़ सेलिंग प्राइस. इसी तरीके से हम सेलिंग प्राइस निकालते हैं व्हेन मार्क प्राइस एंड डिस्काउंट इज गिवन. सिमिलरली प्रॉफिट वाले में क्या करते हैं हम, अगर प्रॉफिट गिवन होता है और नीचे कॉस्ट प्राइस गिवन होता है तो कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट को ऐड करके ये हमारा निकलता है सेलिंग प्राइस. तो जब कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट गिवन है तो सेलिंग प्राइस इस तरीके से निकलेगा, और जब मार्क प्राइस और डिस्काउंट या कमीशन गिवन है तो मेरा इस तरीके से निकलेगा. तो यहाँ से मुझे पता लग गया कि सेलिंग प्राइस 90 आ गया. अब वो इसी प्रोडक्ट को 90 रुपये में बेच के, जब वो 90 रुपये में इसी प्रोडक्ट को बेच रहा है तब भी वो 20% का मुनाफा कमा रहा है. मतलब कि कोई भी कॉस्ट प्राइस रहा होगा उसमें उसने 120/100 किया, मतलब 20% प्रॉफिट लिया, और तब जाके वो कितने का बिक गया? 90 रुपये का बिक गया. कोई प्रोडक्ट 90 रुपये का बेचने के बाद भी उसे 20% का मुनाफा हो रहा है. तो एक्स मैंने लेट कर लिया कि मेरा कॉस्ट प्राइस है, उसमें मैंने 20% प्रॉफिट कमाया और वो मेरा 90 का बिका. और तो इसी तरीके से यहाँ से मेरा कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा? सो एक्स इज इक्वल टू 90 इंटू में 5/6. सो इट विल गोइंग टू बी 15 एंड इज इक्वल टू 75. मतलब उसने कोई प्रोडक्ट 75 रुपये का खरीदा और 90 रुपये का खरीदा और इसी वजह से उसने 20% प्रॉफिट कमाया. अब नेक्स्ट स्टेटमेंट गिवन है कि इफ द कमीशन इज इंक्रीज टू 15%. अब पब्लिशर कितना 15% कमीशन दे रहा है या डिस्काउंट दे रहा है? 15% कमीशन दे रहा है. तो मतलब कि क्या हो गया कि वो सेलिंग प्राइस अपना कितना रख रहा है? 15%. 100 था उसमें 15% उसने कमीशन दे दिया तो 85 हो गया. ठीक है. 85 हो गया. तो 85 होने के बाद अब
गेन परसेंट मेरा कितना होगा, मेरा कॉस्ट प्राइस तो उतना का उतना रहने वाला है, मतलब 75 है मेरा, मैंने निकाल लिया था कॉस्ट प्राइस 75, और सेलिंग प्राइस मैं बेच रहा हूँ 85 का। तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, दोनों के बीच में डिफरेंस है 10 का, मतलब ये 10 रुपये मुनाफा कमा रहा है। तो गेन परसेंट क्या होता है, दैट इज प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू में 100। तो यहाँ पे कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, 10 रुपये का। सो 10 ये हो गया, और कॉस्ट प्राइस मेरा कितना था 75, यहाँ 75 हो गया इंटू में 100। सो इट विल बी 3 4, so it will going to be 40 by 3 and it will going to be 13 1 by 3। तो 13 1 by 3% मेरा हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। Now next question given here is Tarun bought a TV with 20% on label price। तरुण एक टीवी को लाता है और उसे 20% डिस्काउंट मिलता है कोई भी लेवल प्राइस पे। हैड ही बॉट इट विद 25%, तो पहले वो 20% का कोई टीवी लेके आ रहा है डिस्काउंट पे, ठीक है। तो उसने मार्क प्राइस पे 20% के डिस्काउंट पे कोई टीवी को खरीदा है। नेक्स्ट ही हैड ही बॉट इट विथ 25% डिस्काउंट। अब अगर वो 25% पे खरीद के आता तो उसने 500 रुपये बचा लिए होते। मतलब जब वो 20% का कुछ खरीद 20% डिस्काउंट पे कुछ खरीद रहा था और 25% डिस्काउंट पे खरीद रहा था, तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस हो रहा है वो कितने का आ रहा है, 500 रुपये का आ रहा है। मतलब कि जब उसने 20% डिस्काउंट में खरीदा होगा तब, और जब उसने 25% डिस्काउंट में खरीदा होगा तब, ये 20% डिस्काउंट में उसने 500 रुपये ज़्यादा महंगा खरीदा होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, कहने का मतलब ये है कि 5% जो है, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 5% का। 5% ऑफ MP किसके बराबर गिवन है, 500 के बराबर क्वेश्चन में गिवन है। अगर मैंने कोई चीज़ 20% डिस्काउंट में खरीदी है और मैंने चीज़ 25% डिस्काउंट में खरीदी है, तो आपको पता है डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे लगता है या फिर उसे हम लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं। तो दोनों के बीच में प्राइस का डिफरेंस आ रहा है 500 रुपये का। मतलब 25% ऑफ MP माइनस 20% ऑफ MP इज इक्वल टू 500। तो 25 माइनस 20 करूँगा, इट विल गोइंग टू बी 5% ऑफ MP। तो मेरा मार्क प्राइस यहाँ से क्या निकल जाएगा, इट विल गोइंग टू बी 500 इंटू में 100 अपॉन में 5। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे, इट विल गोइंग टू बी मार्क प्राइस विल गोइंग टू बी 10,000। तो ये मेरा आ जाएगा मार्क प्राइस। अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि उसने कितने रुपए में टीवी को खरीदा। अब यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है कि इसे 20% डिस्काउंट मिला था लेबल प्राइस या फिर MRP पे या मार्क प्राइस पे। तो 20% अगर आप 10,000 का निकालेंगे, सो इट विल गोइंग टू बी 20% ऑफ 10,000 विल गोइंग टू बी 2,000। मतलब उसे 2,000 रुपये का डिस्काउंट मिला था 10,000 में, तो उसने कितने का खरीदा होगा, 10,000 माइनस 2,000 दैट इज 8,000। तो जो जिस प्राइस में उस आदमी ने इस टीवी को खरीदा है दैट इज 8,000। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है द डिफरेंस बिटवीन अ डिस्काउंट ऑफ 40% ऑन ₹500 and two successive discount of 36% and 4% on the same amount। अब यहाँ पे आपको लोगों को पता है ये तो 40% है। अगर मुझे सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना है 36% और 4% का, सो इट इज x प्लस वाई माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाई 100, कोई भी 2% का। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो x हो गया मेरा 36 और y हो गया मेरा 4। सो 36 प्लस 4 माइनस 36 इंटू में 4 डिवाइडेड बाई 100। So it is 40 minus 144 divided by 100. So it will going to be 38.56। तो जो ओवरऑल नेट डिस्काउंट जो बन रहा है वो बन रहा है 38.56 और यहाँ पे ओवरऑल डिस्काउंट बन रहा था 500। तब मुझे पूछा है कि डिफरेंस कितना होगा, तो इट इज़ 40% ऑफ 500 माइनस 38.56% ऑफ 500। तो 500 कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे आप निकालोगे इट विल गोइंग टू बी 1.44%। सो इट विल गोइंग टू बी 500 इंटू में 1.44 divided by 100। तो 0 0 cancel and it will going to be 5 4 is 20, 22, 7.20। तो 7.20 मेरा आ जाएगा सही आंसर। और क्वेश्चन में भी मुझसे ये पूछा है कि डिफरेंस क्या होगा 40% और इसका जो नेट डिस्काउंट आएगा इन दोनों के बीच में। तो जब
ये 36% और 4% दोनों सक्सेसिव डिस्काउंट लगा रहा है, तो उससे वही चीज़ 7.20% ज़्यादा महंगी पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू अगर वो एक सिंगल डिस्काउंट लगवाता है 40% का। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question given is find the CI on a sum of 1600 on for 9 months at 20% per annum and the interest is being calculated compounded quarterly। तो जब भी क्वार्टरली होता है तो इसका मतलब आपको पता है क्वार्टरली मतलब 1/4, तो मेरा रेट क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। तो 1/4 ऑफ 20 विल गोइंग टू बी 5%। अब यहाँ पे गिवन है 9 मंथ्स, तो 9 मंथ्स का मतलब क्या हुआ, कितने क्वार्टर हुए 9 मंथ्स का मतलब हुआ एक क्वार्टर होता है 3 मंथ्स का, तो 9 मंथ्स का कितने क्वार्टर हो गए 3 क्वार्टर। तो 3 क्वार्टर का मेरे को अगर नेट रेट फाइंड करना है 5% रेट पे, तो कैसे होगा। अब आपको पता है मैंने 3 साल का कैलकुलेट करने का बताया था, दैट इज हम ऐसे 4 ये बना लेते थे बॉक्सेस, ये दोनों होते थे हमारे ए क्यूब के लिए, ये दोनों होते थे, मैं वापस बना देता हूँ यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे पॉइंट लगा दो। ये दोनों होते थे ए क्यूब के लिए, ये दोनों होते थे 3a स्क्वायर के लिए, ये होता था 3a के लिए। अब ए क्यूब ए मतलब जो भी आपका रेट गिवन है वो लिख लो। सो इट इज 5, सो 5 इंटू 5 इंटू 5 दैट इज 125। तो 25 आप यहाँ पे रख दो और 1 कैरी फॉरवर्ड कर दो, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1। देन अगेन ए स्क्वायर मेरा क्या हो गया, ए स्क्वायर इज 25, 25 इंटू 3 25 प्लस 1 76, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 76। अगेन 3 इंटू में ए दैट इज 3 इंटू में 5 दैट इज 15, तो ये सीधा सीधा निकल गया मेरा 15.7625। अदरवाइज अगर आप दूसरे फॉर्मूले से कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं 5 प्लस 5 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 100, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 10.25। अगेन 10.25 प्लस 5 प्लस 10.25 इंटू में 5 डिवाइडेड बाय 100। तो इस तरीके से भी आप ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, इसीलिए मैंने दूसरे वाले मेथड का यूज़ किया है। तो आप चाहें तो वो वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको इस वाले में कन्फ्यूजन है। दिस इज़ अ शॉर्ट ट्रिक। यहाँ पे आप इन दोनों में ए क्यूब लेते हो, यहाँ पे देन 3a स्क्वायर होता है एंड अगेन यहाँ पे 3a होता है, तो मेरा ओवरऑल कितना आ गया नेट रेट 15.7625। अब आपको CI फाउंड करना है, प्रिंसिपल आपको ऑलरेडी गिवन है 1600, तो 1600 इंटू में 15.7625 डिवाइडेड बाय 100, तो यहाँ से आप सीधा सीधा फाउंड कर लोगे। सो इट विल गोइंग टू बी 252.2, तो ये मेरा हो जाएगा करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है ईदर 8 मैन और 17 वुमेन कैन पेंट अ हाउस इन 33 डेज। तो 8 लोग या फिर 17 वुमेन एक हाउस को पेंट कर सकते हैं 33 दिनों के अंदर, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ एम मेरा क्या है, वर्क डन पर यूनिट डे या फिर एफिशिएंसी किसकी, मैन की, ठीक है, ये मेरा है मैन की। सिमिलरली मैं डब्ल्यू मान लेता हूँ कि ये मेरा वर्क डन पर यूनिट डे है या फिर एफिशिएंसी है वुमेन की, ठीक है। तो 8 मैन 8 इंटू में 8 एम कितने दिन में काम को कंप्लीट कर रहे हैं, 33 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, तो ये मेरा क्या आ गया टोटल वर्क डन, ठीक है। तो यही तो होता है एफिशिएंसी इंटू में नंबर ऑफ पीपल इंटू में नंबर ऑफ डेज, यही मेरा वर्क डन होता है। सिमिलरली 17 वुमेन 17 इंटू में डब्ल्यू इंटू में, इनको भी 33 डेज लग रहे हैं पर यहाँ 17 वुमेन है, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है सिंस वर्क डन इज सेम, एक ही हाउस को पेंट करना है, तो ये दोनों बिल्कुल सेम हो गए। अब यहाँ पे 33 दोनों कैंसिल हो गए और m बाई डब्ल्यू से यहाँ पे मुझे रेशो मिल जाता है दैट इज 17/8, करेक्ट। अब यहाँ पे अगर मुझे निकालना है कि मेरा टोटल वर्क डन कितना होगा, तो मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ 8m इंटू 33 दैट इज 8 इंटू में m की वैल्यू यहाँ से ये पुट कर दो दैट इज 17 इंटू में 33, ये मेरा आ जाएगा टोटल वर्क डन। या तो आप ऐसे करके निकालो या फिर आप इसमें भी वैल्यू पुट कर सकते हैं दैट इज 17 इंटू में 8 इंटू में 33,
बिल्कुल सेम है दोनों के अंदर टोटल वर्क डन। अब मुझे टोटल वर्क डन पता लग गया है कि मेरा ये टोटल वर्क डन होगा। अब नेक्स्ट गिवन है द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू पेंट 3 सच हाउसेज बाय 12 मेन एंड 24 वुमेन। अब 12 मेन और 24 वुमेन के द्वारा अगर 3 सच हाउसेज, तो ये वर्क डन था, ये किसका था, एक हाउस का था। और 3 हाउस के होंगे तो टोटल वर्क डन मेरा कितना हो जाएगा, टोटल वर्क डन फॉर 3 हाउसेज विल बी 8 इंटू में 17 इंटू में 33 इंटू में 3। ठीक है, ये हो जाएगा बाय 12 मैन एंड 24 वुमेन। अब 12 मैन मतलब कितना हुआ, 12 मैन एक दिन के अंदर कितना काम करेंगे, मुझे पता है एक दिन में एक मैन 17 यूनिट काम कर रहा है, मैंने ऑलरेडी एम बाई डब्ल्यू की रेशियो निकाल लिया था। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 12 इंटू में मैन 17, ये हो जाएगा 12 मैन का, प्लस वुमेन का कितना होगा 24 इंटू में, एक वुमेन एक दिन में कितना काम कर रही है 8। सो इट विल गोइंग टू बी, यहाँ पे आप कॉमन निकाल ले, अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो 12 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 17 प्लस 2 इंटू में 8 दैट इज 16। सो इट विल गोइंग टू बी 12 इंटू में 33, 17 और 16 ऐड करोगे इट विल गोइंग टू बी 33। आप इसे सॉल्व करोगे तो 33 कैंसिल, और ये टोटल वर्क डन 3 आवर्स के लिए ये था, बट अभी मुझसे पूछा है कि कितना टाइम लगेगा इनको ये काम करने के लिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड। तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 12 मैन और 24 वुमेन, ये कर रहे हैं 12 इंटू में 33, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एक दिन में। और टोटल काम कितना करना है, वो करना है ये दैट इज 8 इंटू में 17 इंटू में 33 इंटू में 3। 33 कैंसिल हो गया यहाँ से, 3 4s are 12 and 3 1s are 3 and 4 2s are 8। तो यहाँ से 17 इंटू 2 दैट इज 34। तो यहाँ से मुझे पता लगता है कि 12 मैन और 24 वुमेन को अगर 3 ऐसे हाउसेस को पेंट करना हुआ तो उन्हें कितना टाइम लगेगा, 34 डेज टाइम लगेगा। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कोनी हैज अ नंबर ऑफ गोल्ड बार्स ऑफ डिफरेंट वेट। ठीक है, कोनी के पास गोल्ड बार्स है, सबके अलग अलग वेट है। She gives the 25 lightest bars which gives 45% of the total weight। अब मैं मान लेता हूँ कि मेरा जो टोटल वेट है, अब मैं यहाँ पे 45% ले रहा हूँ, 26% ले रहा हूँ, मतलब टोटल वेट मेरा 100 ग्राम मान लेता हूँ। 1% इज इक्वल टू 1 ग्राम मान लेता हूँ, तो 100% कितना हो जाएगा 100 ग्राम। अब जो कॉनी है उसके पास सारे डिफरेंट वेट्स के बार्स हैं, जिसमें से वो 24 लाइटेस्ट बार किसको दे रहा है, ब्रेनन को दे रहा है। तो ब्रेनन को वो दे रहा है 45% ऑफ द टोटल वेट, मतलब कितना 100 में से कितना ग्राम दे रहा है वो 45 ग्राम दे रहा है। ठीक है, 45 ग्राम वो दे रहा है ब्रेनन को, और कितने बार्स दे रहा है 24 बार्स दे रहा है। तो मैं अगर एवरेज निकालूं, जो उसने 45 ग्राम है वो ब्रेनन को दिया है, उसमें से उसका अगर मैं एवरेज निकालूं कितना होगा लाइटेस्ट बार का, तो एवरेज मेरा क्या होता है, एवरेज होता है दैट इज सम अपॉन में टोटल। ठीक है, एवरेज अगर मेरे को निकालना है कि एवरेज लाइटेस्ट जो बार है उसका एवरेज क्या होगा, सो इट विल गोइंग टू बी सम, मेरा टोटल सम कितना है 45 ग्राम उसने दिया है, और टोटल कितने लाइटेस्ट बार दिए 24 दिए है, सो इट विल गोइंग टू बी 1.88। मतलब ऑन एन एवरेज उस जो लाइट बार है उसका जो वेट है वो होगा 1.88 ग्राम। अब he gives the 13 heaviest bars which weigh 26% of the total weight। अब इसके बाद वो 13 heaviest bars देता है, तो उसका वेट कितना है 26% ऑफ द टोटल वेट, तो 45 ग्राम ये था। अब जो नेक्स्ट हैवीएस्ट बार है ये लाइटेस्ट का था। अब बात करते हैं अगर हैवीएस्ट की, तो हैवीएस्ट का कितना है, इट इज 26 ग्राम। अब ये 26 ग्राम किसको दे रहा है, ये माया को 26 ग्राम दे रहा है, और कितने पीस दे रहा है 13 हैवीएस्ट बार दे रहा है, तो इसने 13 क्या कर दिया हैवीएस्ट बार दे दिए, मतलब ऑन एन एवरेज एक बार का वेट कितना होगा 2 ग्राम होगा। ऑल दो सारे डिफरेंट वेट के हैं, बट ऑन एन एवरेज ये एक जो बार होगा दैट विल गोइंग टू बी 2 ग्राम। ठीक है, अब नेक्स्ट बचता है कि बाकी जो बचते हैं, अब ये लाइटेस्ट वेट का भी हो गया और हैवीएस्ट का भी हो गया, अब जो बचते हैं वो क्या हो गया, जो मीडियम वेट के थे।
तो मीडियम वेट का जो टोटल ग्राम होगा वो कितना होगा। अब 45 ग्राम वो ऑलरेडी लाइटेस्ट में दे चुका है, हैवीएस्ट में वो 26 दे चुका है, मतलब 71 ग्राम वो ऑलरेडी दे चुका है। मतलब बचे हुए जो जितने भी मीडियम वेटेड ग्राम्स होंगे, मीडियम वेटेड बार्स होंगे, उसका ओवरऑल वेट कितना होने वाला है, इट विल गोइंग टू बी 29 ग्राम, दैट इज 100 माइनस 45 माइनस 26 या 100 माइनस 71, इन दोनों को ऐड करोगे तो इट विल गोइंग टू बी 29 ग्राम। अब 29 ग्राम वेट वो दे रहा है, तो 29 ग्राम ये हो गया, और मेरे कितने बार्स दे रहा है ये मुझे निकालना है। अब आपको ये जो क्वेश्चन है ये आपको ऑप्शंस देख के करना है, सिंस आपको पता है कि ऑन एन एवरेज इसका कितना है 1.88 ग्राम, मतलब कि जो लाइट वाले बार है उसका ऑन एन एवरेज वेट कितना लाई करेगा 1.88 या उससे कम लाई करेगा, और जो मेरा हैवीएस्ट बार है वो उनका ऑन एन एवरेज 2 ग्राम आ रहा है, मतलब 2 ग्राम या 2 ग्राम से ज़्यादा होगा। जो मेरा मीडियम वेटेड बार होगा उसका वेट होगा मेरा 1.88 और 2 ग्राम के बीच में। तो अगर ये देखो तो ये 2 तो 2 से क्रॉस कर रहा है। अगर मैं 15 बार्स ले लेता हूँ तो 15 बार्स मतलब 29 डिवाइडेड बाय 15 एंड इट विल गोइंग टू बी 1.9 समथिंग, एंड दैट इज कंप्लीटली लाइंग इन बिटवीन 1.88 एंड 2 ग्राम। तो मोस्ट परफेक्टली मुझे ये पता लगता है कि मेरा जो मीडियम वेटेड है, मीडियम वेटेड बार्स हैं वो टोटल नंबर ऑफ 15 बार्स होंगे, तभी जाके उसका जो एवरेज वेट आ रहा है वो इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, तो दैट इज वाई माई आंसर विल गोइंग टू बी 15 बार्स। अदरवाइज आप कोई भी ऑप्शन लेके देखोगे तो ये इन दोनों की कैटेगरी के बीच में लाई नहीं करेगा। दैट मीन्स 1.88 ग्राम और 2 ग्राम के बीच में आना चाहिए मेरा मीडियम वेट। ये तो आपको पता है 1.88 ग्राम से पीछे जाएगा तो दैट विल गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज लाइट वेट, whereas if the weight is more than 2 gram that means it is considered as heavier weight bar, but if it is lying in between 1.88 gram and 2 gram then it will be considered as the medium weighted bar। तो आप 15 लोगे तो 15 will going to be your correct answer। Now in this question it is written there that A does half as much as work as B, so work done by A is equal to half into में work done by B। तो वर्क डन बाय ए अपॉन में वर्क डन बाय बी कितना आ गया, इट इज हाफ। ये गिवन है जितने टाइम में ए 1 यूनिट काम कर रहा है उतने टाइम में बी 2 यूनिट काम कर रहा है। सिमिलरली नेक्स्ट स्टेटमेंट गिवन है कि वर्क डन बाय सी अपॉन में वर्क डन बाय ए प्लस बी इज इक्वल टू हाफ। जितने टाइम में सी 1 यूनिट काम करेगा उतने टाइम में ए प्लस बी 2 यूनिट काम कर चुका होगा। सिंस यहाँ से आप देखोगे कि ए और बी दोनों का वर्क डन कितना हो रहा है 3 हो रहा है, और यहाँ पे वर्क डन बाय ए प्लस बी कितना हो रहा है 2, ये दोनों सेम होने चाहिए। तो मुझे दोनों को सेम करने के लिए मैं क्या करूँगा, इन दोनों के एलसीएम ले लूँगा, दैट विल गोइंग टू बी 6, और मैं 6 बना दूंगा यहाँ पे भी। तो सिंस ये रेशियो है तो मैं ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सो इट विल गोइंग टू बी 2/4। सिमिलरली यहाँ पे इसको 6 बनाने के लिए मैं यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और यहाँ भी 3 से, सो इट विल गोइंग टू बी 3/6। तो रेशियो में दोनों में अगर सेम नंबर से भी मल्टीप्लाई कर दो सो इट डजंट अफेक्ट मच दैट रेशियो। तो ये हो गया मेरा ये। अब इन दोनों को ऐड करने के बाद भी ये 6 आ रहा है और यहाँ पे भी मेरा 6 आ रहा है। यहाँ से मुझे पता लग गया कि ए की वैल्यू कितनी है 2 है, बी की वैल्यू कितनी है 4 है। सिंस 6 टोटल ए प्लस बी की वैल्यू गिवन है तो 4 मेरे को ऑलरेडी पता लग चुका है यहाँ से, ये 4, तो मेरी ए की वैल्यू आ गई 2 और सी की वैल्यू मेरी हो गई 3। तो सी की वैल्यू हो गई 3, और ये तीनों जो वैल्यू आई है ये वैल्यू आई है मेरी वर्क डन की और एफिशिएंसी की। ठीक है, अब यहाँ से अगर ये वर्क डन और एफिशिएंसी की वैल्यू आई है, अगर मैं बोलूँ मुझे टाइम टेकन की वैल्यू निकालनी है तो मुझे पता है कि टाइम टेकन और या फिर एफिशिएंसी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ए रेशो बी रेशो सी की वैल्यू अगर 2:4:3 है तो टाइम टेकन की वैल्यू क्या होगी, टाइम टेकन की वैल्यू इसके रेसिप्रोकल होगी, तो मतलब 1/2 1/4 एंड 1/3। एलसीएम निकालोगे इट विल गोइंग टू बी 12 और यहाँ पे आ जाएगी 6:3:4। यहाँ नीचे 12 होगा तो वो क्या होगा आपका कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपको पता लग गया कि 6:3:4। तो ए बी और सी कितना टाइम ले रहे हैं 6:3 और 4।
टोटल की अगर एलसीएम निकालोगे इसी तरीके से हम वर्क डन निकालते थे, वर्क डन आ गया 12 और यहाँ से तीनों का एफिशिएंसी आ जाएगी 2 4 3। ठीक है, अब यहाँ से अब आपको एक चीज़ देखनी है कि जो क्वेश्चन है उसके अंदर टाइम गिवन है सी अलोन कैन फिनिश द वर्क इन 40 डेज, तो 40 डेज में कंप्लीट करता है, तो ये सी 4 ना होके कितना है 40 है, मतलब कितना टाइम ज़्यादा है 10 टाइम्स ज़्यादा है, तो ये भी 10 टाइम ज़्यादा होगा, इट विल बी 30 एंड इट विल बी 60 60 30 एंड 40। तो इसी तरीके से इसका जो वर्क डन आएगा वो भी 120 आएगा और एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 2 4 एंड 3। अब क्वेश्चन में गिवन है कि अगर तीनों के तीनों एक साथ काम करते हैं तो उनको काम कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहाँ से आप अगर निकालोगे तो एफिशिएंसी मुझे ऑलरेडी पता है 2 4 एंड 3, तो तीनों को अगर मैं बोलूँ कि वर्क डन पर यूनिट डे एफिशिएंसी तीनों की एक दिन में कितनी होगी, इट विल बी 4 + 2 6 + 3 9, एक दिन में ये 9 यूनिट काम कर रहे हैं, तो 120 यूनिट कितने दिन में करेंगे, इट विल बी 120/9, सो इट विल बी 40/3, तो 40/3 डेज दैट इज 13 1/3, ये 13 1/3 डेज मेरा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। Now next question is x salary is half that of y, गिवन है कि x की जो सैलरी है वो हाफ है जितनी y की है, तो x इज इक्वल टू हाफ सैलरी ऑफ y। तो मैं मान लेता हूँ कि y की सैलरी 100 है, ठीक है, तो x की सैलरी कितनी होगी, x की सैलरी हो जाएगी 50। ठीक है, नेक्स्ट है इफ़ x गोट 50% इंक्रीज इन इस सैलरी, अब x की सैलरी 50% इंक्रीज हो जाती है, मतलब कि 100 x की सैलरी ये रही, तो ये 50% इंक्रीज हो जाती है, मतलब 25 50% कितना होगा 50 का 25, तो ये कितनी हो गई, अब ये हो गई न्यू सैलरी दैट इज 75। सिमिलरली जो y की सैलरी है वो 25% इंक्रीज होती है, तो मैंने एज्यूम की थी 100 थी स्टार्टिंग में सैलरी, तो 25% इंक्रीज होगी, मतलब कितना हो गया दैट इज 25 और इंक्रीज हो गई, 25% ऑफ 100 इज 25 और अब न्यू सैलरी हो गई 125। ठीक है, अब लिखा है कि देन द परसेंटेज इंक्रीज इन द कंबाइंड सैलरी ऑफ बोथ, कितनी सैलरी इंक्रीज हुई है, पहले दोनों की मिला के कितनी थी, ओरिजिनली कितनी थी, ओरिजिनली थी 100 और एक्स की थी 50, तो ये कितनी थी ओरिजिनली 150, अब न्यू कितनी हो गई 125 + 75 दैट इज 200। तो इसमें पूछा है कि परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ है दोनों की सैलरी में, तो आप देख सकते हैं दोनों में 50 का इंक्रीज हुआ है, अपॉन में ओरिजिनल कितनी थी 150 इंटू में 100, सो इट विल गोइंग टू बी 1/3 दैट इज 33 1/3%, तो 33 1/3% हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है कि अ मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम, एक आदमी है वो अपनी 75% इनकम को स्पेंड कर देता है, तो अब यहाँ पे आप देखो, तो मैं सपोज कर लेता हूँ कि एक आदमी की टोटल इनकम कितनी है 100 है, तो इनकम मैंने मान लिया कि 100 है और कितना स्पेंड कर रहा है, एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है 75%, दैट इज 75 एक्सपेंडिचर कर रहा है, तो मतलब कि उसकी सेविंग्स कितनी हो गई दैट इज 25। हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 20%, अब उसकी इनकम न्यू इनकम हो गई 20% इंक्रीज, मतलब 100 का 20% कितना हो गया 120, एंड हिज एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय 10%, और उसका एक्सपेंडिचर कितना हो गया 10% इंक्रीज हो गया, मतलब कि 75 + 7.5, सिंस 10% ऑफ 75 इज 7.5, सो इट इज 82.5। तो उसकी सेविंग्स में कितना इंक्रीज हुआ, तो सेविंग्स में कितना इंक्रीज हुआ आप देख सकते हैं, पहले सेविंग्स थी 25, अब सेविंग्स हो जाएगी इट विल बी 37.5, तो कितना ज़्यादा है 12.5 ज़्यादा है, और ओरिजिनली सेविंग्स कितनी थी 25 इंटू में 100, सो इट विल बी 1/2 दैट इज 50%, तो उसकी सेविंग्स कितनी इंक्रीज हो गई 50% इंक्रीज हो गई, सो 50% विल गोइंग टू बी माई राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन ए स्कूल इज 3:2, तो किसी स्कूल के अंदर बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो गिवन है दैट इज़ 3:2, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 30:20 भी, मतलब बॉयज़ मैंने मान लिए 30 है और गर्ल्स कितनी है 20 है। इफ़ 20% ऑफ द बॉयज़,
तो 30 का 20% अगर मैं निकालूँ तो कितना आएगा, दैट इज़ 1/5 ऑफ 30, दैट इज़ 6 बॉयज़ एंड 30% ऑफ द गर्ल्स. So 30% of the girls means 3/10 of girls, that is 6 girls are scholarship holder. मतलब अगर मैं टोटल बॉयज़ और गर्ल्स देख रहा हूँ, 50 लड़कियाँ लड़के हैं, तो उसमें से 12 लोगों ने क्या किया है, स्कॉलरशिप होल्ड किया हुआ है. तो इसमें पूछा है कि द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर नॉट स्कॉलरशिप होल्डर्स. तो 12 लोगों ने अगर स्कॉलरशिप होल्ड किया हुआ है तो कितने लोगों ने नहीं किया हुआ है, नॉन स्कॉलरशिप होल्डर्स कितने हो गए, दैट इज 50 माइनस 12, दैट इज 38. अब मुझसे पूछा है कि कितने परसेंटेज लोगों ने स्कॉलरशिप होल्ड नहीं किया हुआ है, सो इट विल बी 38 डिवाइडेड बाय 50 इंटू में 100, सो इट विल गोइंग टू बी 2 एंड दैट इज 76%. तो 76% लोगों के पास स्कॉलरशिप नहीं है. सो दिस विल गोइंग टू बी माय करेक्ट आंसर. Now next question is, if A's income is 30% more than B's, तो A की इनकम है B से 30% ज़्यादा, दैट मीन्स B प्लस 30% ऑफ B है, दैट मीन्स दैट A is 1.3 ऑफ B. देन हाउ मच परसेंट इज B's इनकम लेस देन A. हमें निकालना है कि B की इनकम A से कितनी कम है. तो A बाई B का अगर मैं रेशियो निकालूँ, इट विल बी 1.3 डिवाइडेड बाय 1. सो ये अगर डेसिमल हटाऊंगा इट विल बी 13/10. दैट मीन्स दैट कि अगर B की इनकम 10 है तो A की इनकम कितनी है, 13 है. तो हाउ मच परसेंट B's इनकम इज लेस देन A. तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी कम है, 3 कम है B की A से. तो ये हो गया मेरा चेंज. क्या होता है फॉर्मूला, चेंज अपॉन में जो भी देन के बाद आता है वो डिनोमिनेटर में आता है, दैट इज A इंटू में 100. तो 3A की इनकम कितनी है, दैट इज 13 इंटू में 100, सो इट विल बी 300 डिवाइडेड बाय 13 एंड इट विल बी 23 1/13. तो ये हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो इसमें लिखा है कि आउट ऑफ ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स अ पर्सन परचेजेस 60% ऑफ द कलर टीवीज. तो मैं लेट सपोज कर लेता हूँ कि वो 100 टोटल इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खरीदता है, जिसमें से 60 वो खरीदता है कलर्ड टीवीज. तो ये 100 मेरा हो गया इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और 60 मेरा हो गया कलर टीवीज. 5% ऑफ दीज वर फाउंड टू बी डिफेक्टिव. इसमें से 5% क्या है, डिफेक्टिव है. दैट मीन्स 5, दैट इज 1/20 ऑफ 60. दैट मीन्स 3 मेरे क्या है, डिफेक्टिव है. 3 मेरे क्या है, डिफेक्टिव है. द परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव टीवीज इन ऑल. तो टोटल डिफेक्टिव टीवीज का परसेंटेज कितना है, सो दैट मीन्स 3 डिफेक्टिव अपॉन में टोटल कितना है, दैट इज 100. The question given here is the percentage of defective TVs in all मतलब सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में डिफेक्टिव टीवीज का कितना परसेंट है. सो 3 और टोटल 100 इंटू में 100, सो इट विल गोइंग टू बी 3%. So 3% will going to be my correct answer. Now next question given here is, in a class the number of boys is more than the number of girls by 12% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ. तो बॉयज़ ज़्यादा है, तो बॉयज़ को मैं मान लेता हूँ टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ है मेरे B और टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हैं G. तो बॉयज़ कितने ज़्यादा है, बॉयज़ गर्ल्स से 12% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ. तो टोटल स्ट्रेंथ कितनी होगी, दैट इज़ बॉयज़ प्लस गर्ल्स, यही तो होंगे टोटल स्ट्रेंथ के अंदर. तो 12% को आप लिखोगे 3/25, दैट इज़ 12/100. इसको आप लिख सकते हैं 4 3 12 एंड 4 25 वन में B प्लस G. तो इसे आप सॉल्व करोगे फर्दर, यहाँ पे B माइनस G है, सो इट विल बी 25B माइनस 25G इज इक्वल टू 3B प्लस 3G. इसे आप फर्दर सॉल्व करोगे, सो इट विल गोइंग टू बी 22B इज इक्वल टू 28G. सो B बाई G इज इक्वल टू 28/22. तो यहाँ से अगर आप रेशियो निकालोगे इट विल गोइंग टू बी 14/11. तो 14/11 इसका आंसर आ जाएगा, सही आंसर. सो 14/11 विल गोइंग टू बी माई करेक्ट आंसर, दैट मीन्स बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो आ गया 14/11.